हाँ जी, तो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान वो किताब जिससे पूरा देश चलता है उसको कैसे बनाया गया, कितना समय कितना खर्चा उसको बनाने पे लगा, इस वीडियो में हम सब देखने जा रहे हैं। भारत के किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल, चाहे वो यूपीएससी हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश टीसीएस, एमपीपीसीएस, कहीं ना कहीं से सवाल आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। और मैं इस वीडियो के इस लेक्चर के स्टार्टर में बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे कचरा नहीं देता। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कचरा यूट्यूब पे डाल देते हैं और बाकी अपना पूरा क्रस्ट अपने ऐप पे डालते हैं, जहाँ पैड वीडियोस डालते हैं, पैसे देकर आप वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे सब आप फ्री में पढ़ेंगे, क्रस्ट पढ़ेंगे, मैं कोई कचरा नहीं देता। ठीक, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर कचरा पसंद हो तो आप स्किप करके चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी स्टार्ट करते। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण इसी तरह नहीं हो गया। ब्रिटिश राज था तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ठीक ना, संविधान बनेगा अगर तो संविधान बनाने वाले कौन होंगे, उसके लिए संविधान सभा पहले बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने दिया था। एम.एन. रॉय ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक ना, भारत के कम्युनिस्ट लीडर थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, एक दो नहीं बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा का आइडिया किसने दिया और कब दिया। तो याद रखेंगे एम.एन. रॉय कब दिए, 1934 में। ठीक, फिर उसके बाद 1935 यानी 1935 में कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संविधान सभा का ऑफिशियली पहली बार ऑफिशियली डिमांड कौन किया, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। और कब किया, तो 1935 में किया। ठीक, फिर आता है ईयर 1938 1938, इसमें नेहरू जी पहली बार ये बात कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो फ्रेम्ड होगा इंडियंस के द्वारा, यानी जो संविधान बनेगा उसको भारतीय बनाएंगे, उसमें कोई विदेशी ताकत इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। ठीक, और इनका ये डिमांड एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने ये सारी डिमांड, एम.एन. रॉय वाला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और नेहरू जी वाला कि जो संविधान बनेगा उसमें सिर्फ भारतीय होंगे, ये सारे डिमांड्स ब्रिटिश अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिए। और इस एक्सेप्टेशन को कहा गया अगस्त ऑफर। तो क्वेश्चन पूछता अगस्त ऑफर कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। ब्रिटिशर्स ने सारे डिमांड एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक, अगस्त ऑफर से। उसके बाद 1942 में सर स्टीफन क्रीप जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे, उनको इंडिया भेजा गया। और ये इंडिया किस काम से आए थे, तो प्रपोजल लेके आए थे, एक प्रस्तावना लेके आए थे, एक प्रस्ताव लेके आए थे, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण करने की प्रपोजल लेकर आए थे। बट मुस्लिम लीग जो जिसके हेड थे मोहम्मद जिन्ना, उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने डिमांड रख दी एक सेपरेट स्टेट और सेपरेट असेंबली की। देखो मुस्लिम लीग पहले से डिमांड कर रहा था कि उन्हें एक अलग राज्य चाहिए। और जब क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने क्रिप्स मिशन के सामने कहा कि उन्हें एक अलग राज्य और एक अलग संविधान सभा चाहिए जहां वो अपने अलग देश का संविधान बना सके। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, सर स्टीफन क्रीप कब आए भारत, तो 1942 में है। क्या प्रपोजल लेके आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। रिजेक्ट किसने किया, तो मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का हेड कौन था, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट किया तो डिमांड क्या थी उनकी, ये क्वेश्चन आता है। तो डिमांड उनकी ये सेपरेट स्टेट और सेपरेट असेंबली की थी, ठीक ना। अब देखिए जी, अब संविधान सभा कैसे बना, कंपोजिशन क्या था संविधान सभा का, कौन कौन लोग थे। तो देखो 1946 में, ठीक ना, कैबिनेट मिशन प्लान आया भारत। 1947 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया। उसी कैबिनेट मिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ। ठीक, अब गठन कैसे हुआ, तो पूरे भारत को 389 सीट्स में बांट दिया गया। ठीक, 389 सीट में से 296 सीट, मतलब 296 सीट जो था वो ब्रिटिश इंडिया का था। ब्रिटिश इंडिया मतलब भारत का वो परिक्षेत्र जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सीधे शासन करते थे, उसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, ठीक ना।
93 सीट्स प्रिंसली स्टेट को दे दिए गए, प्रिंसली स्टेट को 93 सीट्स दे दिए गए, और 4 जो सीट बचे थे ना वो चीफ कमिश्नर्स को दे दिए गए। चीफ कमिश्नर्स एक तरह का प्रोविजन होता था, और प्रोविजन कौन कौन से थे? दिल्ली था, क्रॉप था, अजमेर था, बलूचिस्तान था। ठीक, अब आते हैं कि सीट बांटे कैसे गए। तो एक सीट, जो सीट बांटे गए थे उसको पॉपुलेशन के आधार पर बांटा गया था। ठीक, अब कैसे बांटे गए? तो 1 मिलियन आबादी यानी 10 लाख लोग पर एक सीट का अलॉटमेंट हुआ। ठीक, 10 लाख लोग पर एक सीट का। तो ये पूछा जाता है कि 1 सीट ब्रिटिश इंडिया में कितना, एक सीट पर कितने की आबादी थी? तो 10 लाख यानी 1 मिलियन की थी। अब जो ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें थी, यानी ब्रिटिश इंडिया मतलब वो प्रक्षेत्र, वो एरिया जिस पर ब्रिटिश की हुकूमत थी, अंग्रेजों की सीधी शासन थी। ठीक ना, तो ब्रिटिश इंडिया की सीटों को डिवाइड किया गया 3 में हिस्सों में, एक सिख्स, मुस्लिम्स और जनरल सीट्स। ये 3 सीट्स में, 3 कैटेगरी में ब्रिटिश इंडिया की सीटों को बांटा गया। ठीक, और इसी तरह नहीं बांट दिया गया, इनको भी पॉपुलेशन के आधार पर बांटा गया। जिस एरिया में सिख ज्यादा थे तो वो सीट चला गया सिख को, जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा थे तो वो सीट चला गया मुस्लिम को, और जिस एरिया में ना सिख थे ज्यादा ना मुस्लिम, वो सीट हो गया जनरल सीट। तो सिख सीट पे हमेशा याद रखिएगा कि एक सिख ही चुन कर आएगा, मुस्लिम सीट पे एक मुस्लिम ही चुन के आएगा, और जनरल सीट पे कोई भी चुन के जा सकता था सिवाय सिख और मुस्लिम, इन दोनों को अलाउ नहीं था जनरल सीट पे खड़ा होने का। ठीक, इसी को कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, मतलब एक आदमी एक ही बार वोट कर सकता है। हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट है, जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे वो अपना क्या नाम है रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे। ठीक, ये प्रिंसली स्टेट के हेड यानी जो राजा महाराजा थे उनको अधिकार दिया गया कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में खुद चुन के भेजेंगे, उनका चुना हुआ आदमी उनको रिप्रेजेंट करेगा असेंबली में। ठीक, फिर होता है इलेक्शन। ठीक ना, तो इलेक्शन में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीत के आती है, 208 सीट। मुस्लिम लीग 73 सीट। मुस्लिम लीग बेसिकली उन जगहों से जीत के आई जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे। ठीक ना, इंडिपेंडेंट 15 उम्मीदवार जीत के हैं। ठीक, और प्रिंसली स्टेट जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से दूर रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में नहीं भेजा, बाद में भेजा पर शुरू में नहीं भेजा था। इलेक्शन नॉट हेल्ड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के नियमों के अनुसार इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन हुआ था कि अब सीट्स जिस प्रोविजन के तो उस प्रोविजन की असेंबली कैंडिडेट चुन के भेजेगी, आम जनता ने उसमें वोट नहीं किया था। जो असेंबली थी प्रोविजन की असेंबली, उसने अपने असेंबली से मेंबर्स चुन के भेजे हुए हैं। ठीक, गांधी जी असेंबली का हिस्सा नहीं बने। ठीक, ये याद रखिएगा कि कौन से ऐसे लीडर हैं जो असेंबली का हिस्सा नहीं बने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्वेश्चन आता है ये, तो इसमें याद रखिएगा गांधी जी नहीं बने। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीती, तो 208, मुस्लिम लीग 73। प्रिंसली स्टेट के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, अब वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, असेंबली कैसे काम करना शुरू किया। ठीक, अब तो इलेक्शन हो गए, रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ गए, अब काम करना कैसे शुरू हुआ। तो पहली बार असेंबली का मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया क्योंकि उन्होंने सेपरेट स्टेट का डिमांड रखा था, और उन्होंने ये कहा मुस्लिम लीग के लीडर्स कि ये इंडिया की असेंबली है, इंडिया के लोगों के लिए ये फ्रेमिंग हो रहा है, इसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो पहले मीटिंग में कुल 211 लोग अटेंड किए, 211 मेंबर्स जो चुन के आए थे वो अटेंड किए। सचिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी राष्ट्रपति क्या नाम राष्ट्र प्रेसिडेंट अध्यक्ष बना दिया गया असेंबली का। राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी यहाँ पर अध्यक्ष, समझे। लेटर में राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी को दोनों को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। तो पूछा जाता है कि असेंबली में कुल कितने वाइस प्रेसिडेंट थे? 2 थे। कौन कौन? एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। ठीक, सर बीएन राव को एडवाइजर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। सर बीएन राव अभी का जैसे आईएएस अफसर होता है ना, तो उस समय आईसीएस अफसर होता था, उनको इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे। तो सर बीएन राव आईसीएस अफसर थे और उनको एडवाइजर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। फिर 13 दिसंबर 1946 को
नेहरू जी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन पास करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन पास होते ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दामोदार चालू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू हो गया, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या नाम है रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किस दिन किया गया, अपनाया किस दिन गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया। हमेशा ये दो चीज याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन को पास कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पास किसने किया, नेहरू जी ने किया। और इसको अडॉप्ट कब किया गया, तो 22 दिसंबर। देखो फिर नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया, तो 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। और नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है, और नेशनल एंथम जन गण मन है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 11 सेशंस लगे थे संविधान बनाने में, और 11 सेशंस में कुल कितने समय लगे, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज, ठीक ना। इसमें ड्राफ्टिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 114 दिन का समय लगा। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 114 दिन का समय लगा, जबकि उसको फाइनल करने में 11 सेशन 2 साल 11 मंथ 18 दिन का समय लगा, ठीक ना। फाइनल सेशन कब हेल्ड हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान बनाने पर कितना खर्च आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर कितना एक्सपेंडिचर आया, हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। फर्स्ट ड्राफ्ट किसने दिया, क्वेश्चन आता है हु गिव द फर्स्ट ड्राफ्ट, हु प्रपोज द फर्स्ट ड्राफ्ट, तो सर BN राव, ओके याद रखेंगे। फाइनल ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबा साहब अंबेडकर को किस प्रोविजन से चुन के असेंबली भेजा गया था, तो बॉम्बे प्रोविजन, याद रखेंगे बॉम्बे प्रोविजन से बाबा साहब अंबेडकर आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सील क्या था, तो एलिफेंट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सील। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सेक्रेटरी कौन थे, तो IVR अय्यर थे, ठीक ना, याद रखेंगे। SN मुखर्जी कौन थे, तो चीफ ड्राफ्टमैन थे, ये चीफ ड्राफ्टमैन। इसमें अभी ये IVR मुखर्जी और SN क्या नाम IVR अय्यंगर और SN मुखर्जी पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। प्रेम बिहारी रायजादा कौन थे, तो कॉलीग्राफर थे। कॉलीग्राफर का मतलब क्या होता है, नहीं देखते कि वो हर की मतलब किताब पे एक सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग्स में लिखा होता है, उसी को कॉलीग्राफर कहते हैं। तो इंग्लिश में कॉलीग्राफी किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने। और किस स्टाइल में किया था, तो इटैलिक स्टाइल में, ठीक। और उसके बाद संविधान को सजाया किसने था, डेकोरेट कौन किया था, तो शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस और बेहोर राम मोहन सिन्हा। इन्होंने ओरिजिनल कॉपी को डेकोरेट किया था। हिंदी के कोरियोग्राफर कौन थे, तो वसंत कृष्णा विद्या थे, ठीक ना, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछते रहता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिसका काम था संविधान को ड्राफ्ट करना, संविधान को तैयार करना। इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 आदमी थे, कौन कौन से, गोपाला स्वामी अय्यंगर, ठीक, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यंगर तीसरे थे, KM मुंशी, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला थे, माधवराव, तो माधवराव को रिप्लेस किया क्या नाम था, BK मित्तल ने, ठीक ना। BK मित्तल ने क्यों, क्योंकि माधवराव ने अपना इस्तीफा दे दिया था, उनका हेल्थ सही नहीं था, स्वास्थ्य कारणों के कारण वो इस्तीफा दे दिए थे। कृष्णाचारी को रिप्लेस किया DP खेतान ने। कृष्णाचारी थे पर उनका मौत हो गया, तो उनकी जगह DP खेतान को लाया गया, ठीक ना। पहला ड्राफ्ट कब तैयार हुआ, तो पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ आपका फरवरी 1948 में, ठीक ना। पर उसमें बहुत खामियां थी, तो उसको अमाइड करने के लिए वापस भेजा गया। तो सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, तो सेकेंड ड्राफ्ट आया अक्टूबर 1948 में, ठीक ना। अक्टूबर में इसको सेकेंड ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला ड्राफ्ट कौन इंट्रोड्यूस किया, तो सर BN राव। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हु पब्लिश द, हु रिप्रेजेंट द, हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट, तो सर BN राव, याद रखेंगे, ठीक ना। क्रिटिसिज्म, अब संविधान सभा बनी तो विदेशी तो उस पर क्रिटिसिज्म करने ही वाले थे, उस चुप कहाँ रहते अंग्रेज। तो विस्कॉट साइमन एक थे, विस्कॉट साइमन, उन्होंने कहा कि हमारी संविधान सभा
बॉडी ऑफ हिंदूज है, यानी वहां पर ज्यादातर हिंदू है, तो ये हिंदुओं की एक सभा है, ठीक ना। उसके बाद आया गैल्वियन ऑस्टिन ने कहा अ डोमिनेंट बाय कांग्रेस, जो हमारी संविधान सभा है वो कांग्रेस से डोमिनेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछते रहता कि किसने संविधान सभा को बॉडी ऑफ हिंदूज कहा और किसने संविधान सभा को डोमिनेंट ऑफ कांग्रेस के सभा कहा, डोमिनेंट बाय कांग्रेस, ठीक ना। उसके बाद आते हैं नजुद्दीन अहमद, ठीक ना। नजुद्दीन अहमद जो थे ना वो संविधान सभा के मेंबर थे और इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को नया नाम दिया था ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो हुआ दरअसल ये था कि हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी काम कर रही थी तो उसमें बहुत समय लग रहा था, तो इस पे टिप्पणी किया नजरुद्दीन अहमद ने और उन्होंने कहा कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, हमारे पास ड्रिफ्टिंग कमेटी है, ठीक ना। तो हु कॉल्ड ड्रिफ्टिंग कमेटी, तो नजरुद्दीन अहमद, याद रखा जाएगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अब अभी हाल के ट्रेंड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कमेटी जो संविधान सभा बनाने में कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी से भी सवाल करने लगे गए हैं किस कमेटी को किसने हेड किया। तो यूनियन पावर कमेटी को हेड किया था पंडित नेहरू ने, ठीक। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी को भी हेड किया पंडित नेहरू ने। प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी राइट एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के कमेटी को हेड किया था सरदार पटेल ने, ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने हेड किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। रूल प्रोसीड्यूर कमेटी को किसने हेड किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक। और फिर जीबी मालवंकर ने किसको हेड किया, तो इन्होंने हेड किया कमेटी फंक्शन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इन्होंने हेड किया। स्टीयरिंग कमेटी को किसने हेड किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये हुआ हम लोग के संविधान निर्माण का वीडियो, ठीक ना। हम इस वीडियो में देखा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हाउ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड, ओके। तो इसमें से जितना मैंने बता दिया, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यूट्यूब पे बहुत लोग कचरा पढ़ाते रहते हैं, ठीक ना, कचरा दे देंगे यूट्यूब पे, उस कचरे से कभी भी यूट्यूब के कचरे से रिजल्ट नहीं होता। वो जो टीचर्स कचरा देते रहते हैं और ओरिजिनल ट्रस्ट वो टीचर्स अपने पैड भी वीडियोज में देते रहते हैं। तो कृपया ट्रस्ट कर, थोड़ा रिजल्ट दिलवा, यही ट्रस्ट से होता है, जो ट्रस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको कचरा नहीं दे रहा हूँ। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि यूनियन पावर कमेटी को किसने हेड किया, 1000 बार पूछा, पर यूट्यूब पे मैंने बहुत टीचर्स को देखा किन्होंने भी इसकी चर्चा नहीं की है। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बताया गया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, पर फिर रूल प्रोसीड्यूर कमेटी के बारे में किसी ने नहीं बताया, स्टीयरिंग कमेटी के बारे में किसी ने नहीं बताया। पर हाल में क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमेटी के से कम और क्या नाम है यूनियन पावर कमेटी और क्या नाम है स्टीयरिंग कमेटी और ये रूल प्रोसीड्यूर